के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फिजिक्स से। ये फिजिक्स की क्लास होने वाली है आपकी। बेसिक फिजिक्स में हम कहां से क्या लेते हैं, किस प्रकार से हम फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं, क्या क्या फिजिक्स का इंट्रोडक्शन होता है, कौन से नियतांक होते हैं, कौन से परिवर्तन गुणांक होते हैं जो फिजिक्स में जनरली हर एक ब्रांच में यूज होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि ये फिजिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास होगी तो बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन मतलब फिजिक्स के बारे में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, फिजिक्स में कौन कौन से नियतांक है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले देखो, फिजिक्स की क्लास होती है तो नेवी एयरफोर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें T20 मैच खेलना होगा। T20 मैच मतलब हमें पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिटेल से 11th और 12th में हम बहुत अच्छी तरीके से 2 साल बढ़िया तरीके से पढ़ के आए हैं। अब तो हमें T20 मैच खेलना होगा, क्योंकि 20 ओवरों में हमें जीतना है और सिलेबस इतना है कि इसको जल्दी से कवर करना है। इसलिए थोड़ा सा ये देखना कि यहां पर कुछ जो थ्योरी पार्ट है या कुछ जो पॉइंट्स है जो हमारे लिए क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्किप करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पर हम ज्यादा फोकस्ड होंगे और यहां पे न्यूमेरिकल सेक्शन को ज्यादा फोकस करेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखो, फिजिक्स में हम जब स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स से, क्योंकि यहां पे 11th और 11th की फिजिक्स होती है और 12th की फिजिक्स होती है। 11th की फिजिक्स में सबसे जो मेजर रोल होता है वो मैकेनिक्स का होता है, जो कि यांत्रिकी होती है। सबसे ज्यादा इसी का पार्ट होता है। ऑलमोस्ट 7 to 8 चैप्टर्स कवर होते हैं मैकेनिक्स में। इसी में फ्लूइड मैकेनिक्स भी आती है। फ्लूइड मैकेनिक्स 11th क्लास में ही पढ़ते हैं हम, तो फ्लूइड के बारे में भी जानते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। इसके बाद में हम थर्मो भी पढ़ते हैं, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल कंडक्टिविटी, इनके बारे में पढ़ा जाता है। ये होती है 11th का मेजर पोर्शन। एसएचएम आता है, वेव्स आती है, ये सब 11th में आती है। एसएचएम, वेव्स, साउंड वेव्स, इसमें बात करें तो ये रहेगी, और बेसिकली वेव्स में भी साउंड वेव्स रहेगा। अब आते हैं 12th क्लास की फिजिक्स में। तो 12th क्लास में यहां पे इलेक्ट्रोस्टेट, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में मैग्नेटिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में आता है मैग्नेट वाले चैप्टर आते हैं। मैग्नेटिज्म, EMI और MIC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये रहते हैं। तो ये चैप्टर काफी अच्छा पोर्शन कवर करता है। इसके साथ इसमें करंट से रिलेटेड AC आ जाता है। सेमीकंडक्टर, ये हो जाता है किसका, ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो जाता है यहाँ पे, और इसमें कुछ क्वांटम फिजिक्स का पोर्शन भी आता है। तो क्वांटम फिजिक्स को भी हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बात करें क्वांटम फिजिक्स की, ये रहती है 12th। और ये यहां पे अगर मैं बात करूं नेवी एयरफोर्स में, मोस्टली लास्ट ईयर के पेपर्स में अगर मेरा अनुभव कहता है कि ज्यादातर पोर्शन रहता है वो 11th क्लास का पोर्शन कवर होता है। अबाउट टू 60 to 65% क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, और बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन होता है वो कहां पे होता है, 12th के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स 11th से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट 12th में जाएंगे तो क्या फायदा, क्योंकि कुछ चीजों के बारे में पता भी तो होना चाहिए हमें। इन सब चीज वैसे तो हम पढ़ के आते हैं 11th और 12th में, 2 साल यही बातें पढ़ते हैं। इन्हीं को थोड़ा मॉडिफाइड वे में पढ़ना है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन हिट कर सकें, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। मैं 11th में कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूं आपको, तो ध्यान से देखिएगा। तो बेसिक फिजिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ सिंबल्स की, कुछ अल्फाबेट्स की। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर। तो ग्रामर सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फाबेट चाहिए, ABCD पढ़नी पड़ती है। वैसे ही अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के लिए भी हमें वर्णमाला पढ़नी पड़ती है, मात्राएं सीखनी पड़ती हैं। तो उसी प्रकार जब हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो फिजिक्स के कुछ वर्णमालाएं होती है, कुछ ग्रीक लेटर्स होते हैं, उनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें लेटर्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम सिंबल के थ्रू किसी चीज को कैसे समझ पाएंगे, अगर नहीं पता है तो अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हमें सिंबल का नॉलेज होना चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं ग्रीक अल्फाबेट। तो फिजिक्स की जो वर्णमाला होती है वो ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं। ग्रीक अल्फाबेट के बारे में जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ग्रीक अल्फाबेट में सबसे पहले आता है अल्फा।
अल्फा होता है वो कैसे लिखा जाता है, अल्फा का सिंबल होता है इस प्रकार से लिखते हैं ऐसे, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो जल्दी जल्दी में इस प्रकार से लिखते हैं। सेकंड आता है बीटा, बीटा सिंबल को कैसे लिखते हैं हम, इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब बी के नीचे थोड़ा सा रहता है। इसके बाद में आता है तीसरा गामा, अल्फा बीटा गामा, गामा का सिंबल होता है, इसका अगर ऐसे भी लिखते हैं इस प्रकार से, ये जो हम ABCD में जो सेकेंड अल्फाबेट्स होते हैं ना, इसमें जो R लिखते हैं तो R वाला सिंबल नहीं है ये थोड़ा सा इस प्रकार से होता है, ऐसे घुमा हुआ रहता है, ये होता है गामा। गामा को हम ऐसे भी यूज करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल ये गामा का सिंबल है, क्योंकि जब हम मैथ्स में गामा फंक्शन पढ़ते हैं तो गामा फंक्शन में ये वाला सिंबल गामा के लिए यूज किया जाता है। तो क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा। इसके बाद में आता है डेल्टा, और डेल्टा के लिए जो सिंबल यूज करते हैं तो डेल्टा के लिए ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं, एस, और इसको नीचे से बंद कर दो, क्लोज कर दो, ये हो जाएगा डेल्टा। इसके लिए ये त्रिभुज अपर ट्राइंगल इस प्रकार का सिंबल भी यूज करते हैं। तो 4 सिंबल ये हो गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसके बाद में आता है थीटा, अगला जो सिंबल होता है वो क्या होता है, थीटा। थीटा को किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है थीटा। थीटा के बाद में आता है ईटा, थीटा के बाद में क्या आता है, ईटा। ईटा सिंबल होता है वो ऐसे लिखा जाता है एन, और इसको नीचे से घुमा दिया जाता है, ये स्मॉल एन है और स्मॉल एन को थोड़ा सा नीचे से घुमा देंगे तो ये ईटा का सिंबल हो जाता है। थीटा ईटा के बाद में अगला जो सिंबल आता है वो आता है जीटा का, जीटा, इसको ZETA, अगर इंग्लिश वर्डिंग के हिसाब से देखें तो इसको जेटा भी बोलते हैं, जेटा जीटा। इसका सिंबल होता है थोड़ा सा इस प्रकार से रहता है, ये ऐसे घूम के और ऐसे हल्का सा, और इस प्रकार से आके ऐसे ऐसे रहता है इस प्रकार से। ये थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो रही है कि किस प्रकार से बनाऊं, ये इस प्रकार से रहता है। किसका सिंबल है ये जीटा का सिंबल है। थीटा ईटा जीटा, और इसके बाद में अगला आता है आईटा, इसको आयोटा भी बोलते हैं, आईटा, या फिर हम यहाँ पे इसका दूसरा नाम यूज करते हैं आयोटा, मैथ्स में ज्यादा यूज होते हैं, ये स्मॉल आई के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। तो 8 सिंबल ये हो गए। इसके बाद में आता है पाई, अगला जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, पाई। पाई को किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखते हैं, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं इसको, पाई को ऐसे भी, कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है बहुत बार इस प्रकार से लिखा जाता है, और पाई सिंबल ये होता है। पाई के बाद में जो अगला सिंबल होता है वो फाई का होता है, और फाई सिंबल ऐसे लिखा जाता है, मतलब एक यहाँ पे जीरो टाइप बना लेते हैं और जीरो के बीच में से एक लाइन खींच देते हैं, और इस प्रकार से भी इसको लिखते हैं, नोट करते हैं यहाँ पे, ये इस सीधा, ये होता है फाई। इसके बाद में अगला आता है साई। साई सिंबल होता है वो त्रिशूल की तरह होता है, ये साई का सिंबल यूज करते हैं। आप देखते जाना, इनको नोट भी करते जाना साथ साथ, क्योंकि ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इनके बिना हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो 11th क्लास के जो फ्रेशर बच्चे हैं वो भी ये देख सकते हैं, क्योंकि इन सिंबल का ही सबसे बड़ा रोल होता है फिजिक्स में। इसके बाद में आगे बढ़े, फाई के बाद में आता है साई, और साई के बाद में आता है काई। काई को चाय भी बोलते हैं, CHAI, चाय। ये चाय पीने वाली चाय नहीं जो सुबह शाम लेते हो आप, है ना, फ्रेश होने के लिए, वो चाय अलग है, ये इसको काई भी बोलते हैं। तो इसका सिंबल थोड़ा एक्स के टाइप का है, इस प्रकार से लिखते हैं इसके सिंबल को। इधर से ये एक्स लेंगे तो ये नीचे जाएगा, तो ऊपर वाला ऊपर जाएगा और इस प्रकार से घूमेगा, इसे बोलते हैं चाय या फिर काई। तो ये कितने सिंबल हो गए, 12 सिंबल हो गए। इसके बाद में अगला जो सिंबल आता है वो किसका आता है, टाउ का। टाउ, इसको टाउ भी बोलते हैं, टाउ, TOU, टाउ। ये सिंबल होता है Z टाइप में, इस प्रकार से, Z भी नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है, प्रॉपर Z भी नहीं होता है, इस प्रकार से ये टाउ होगा। इसके बाद में अगला आता है रहो। रहो या फिर रो, इसको रो भी बोलते हैं, RHO, रो। रो का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है, ये P की टाइप में होता है, ये P होता है और नीचे से इसको इस प्रकार से कर देते हैं तो ये आ जाएगा रहो। इसके बाद में आता है ओमेगा। अगला सिंबल होता है ओमेगा। ओमेगा सिंबल तो आपको पता ही है किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से, ये W, लेकिन वो घुमावदार वाला W है, घुमा हुआ W की तरह यूज करते हैं, ये हो गया। इसके बाद में ओम, अगला जो सिंबल आता है ओम या ओहम भी लिखते हैं इसको, OHM, ये सिंबल ऐसे यूज करते हैं, इस प्रकार से घुमा के, ये सिंबल इस तरीके से रहता है। तो टो, रोहो, ओमेगा, ओम, ये आ गया। इसके बाद में जो अगला सिंबल यूज करते हैं वो होता है म्यू। म्यू
एम यू। अब ये एम यू है तो म्यू नहीं बोलेंगे इसको, म्यू। और म्यू सिंबल यूज होता है, ये इस प्रकार से यूज करते हैं, ऐसे यू की टाइप में घुमा के, लेकिन इधर भी रहता है उधर भी रहता है। अगला जो सिंबल आता है वो होता है न्यू। न्यू, अब न्यू NEW नहीं होता है, ये NU होता है। तो न्यू का सिंबल कैसे यूज किया जाता है, वी की तरह, ये इस प्रकार से रहता है और ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है, ऐसे, ये होता है न्यू। थोड़ा सा, क्योंकि आवर्ती के लिए न्यू यूज करते हैं, और ध्यान रखना अपवर्तनांक के लिए और कुछ वैल्यूज के लिए यहां पे म्यू यूज किया जाता है। तो सिंबल का बहुत बड़ा रोल है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, ये लिया जाता है। कोणीय आवर्ती की बात करें या AC करंट में बात करते हैं, वहां पे आवर्ती को ओमेगा से लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता है। फिर आता है बलाघूर्ण, बलाघूर्ण को टाउ से सिंबल से यूज किया जाता है, लिखा जाता है। एंगल को हम फाई से भी लिखते हैं, थीटा से भी लिखते हैं। शांता गुणांक को ईटा से लिखा जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में जिनको इन सिंबल के थ्रू लिखा जाता है। अल्फा बीटा गामा अगर आपको पता हो तो कहां पे यूज होते हैं, ये ताप गुणांक में यूज होते हैं, अगर आपको ध्यान में है तो। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, फिर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और आयतन प्रसार गुणांक गामा, जो कि थर्मल कंडक्टिविटी वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसके बारे में नॉलेज। डेल्टा है वो एंगल को शो करता है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको बोलते हैं विचलन कोण। और विचलन कोण में सबसे ज्यादा रोल इसका होता है प्रिज्म में, ध्यान में होगा आपको। विचलन कोण जो प्रिज्म में बताया जाता है ऑप्टिक्स वाले में, वो ये रहता है। तो ये सारे सिंबल यूज होते हैं। ये काल्पनिक संख्या को दर्शाने के लिए आयोटा का उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार से ये कुछ सिंबल्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर, यहां तक क्लियर है, ऑल सेट। अब आते हैं हम परिवर्तन गुणांक पे। तो देखो कुछ परिवर्तन गुणांक हैं जो फिजिक्स में एक टर्म्स को बहुत आसान बनाने के लिए या आसान शब्दों में व्यक्त करने के लिए इन परिवर्तन गुणांकों का उपयोग किया जाता है। इसको कन्वर्जन फैक्टर भी बोलते हैं, परिवर्तन गुणांक, और ये होते हैं कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर्स, या फिर नंबर्स भी ले सकते हैं इनको। अब इसमें कौन कौन से आते हैं परिवर्तन गुणांक में, तो सबसे पहले मैं माइनस में लेके चलता हूं, माइनस वाले परिवर्तन गुणांक। जैसे 10 की पावर -1 होता है, इसको क्या बोला जाता है, डेसी। 10 की घात -1 होती है, इसे क्या बोलते हैं, डेसी बोलते हैं। 10 की घात -2 को क्या बोलते हैं, सेंटी। 10 की घात -2 सेंटी होता है। 10 की घात -3 पे आए तो इसको बोलते हैं मिली। जैसे मिलीलीटर होता है, मिलीमीटर होता है, ये इनके लिए क्या यूज करते हैं, 10 की घात -3 सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि ये इस संख्यात्मक मान को इजी बना देता है एकदम से बोलने में, लिखने में, या फिर किसी भी न्यूमेरिकल में यूज करने में बहुत बड़ा रोल होता है इनका परिवर्तन गुणांक का, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। फिर 10 की घात -1, -2, -3 हो गए। -3 के बाद में अब इसमें 3 के मल्टीपल चलेंगे आगे। 3 के मल्टीपल मतलब 3 का पहाड़ा, 3 का 6, 9, 12, 15, 18, इस प्रकार से चलेंगे। तो चलते हैं अगला 3 का पहाड़ा में आगे मल्टीपल 3, 10 की घात -6, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या शब्द यूज करते हैं इसके लिए, माइक्रो, या फिर ये लिखा जाता है माइक्रोन, दोनों ही आराम से हम लिख सकते हैं। और माइक्रो को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये म्यू है, ये वाला सिंबल होता है, ये माइक्रो का सिंबल होता है, ठीक है। इस सिंबल को माइक्रो के लिए यूज करते हैं, और माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -6। इसके बाद में आता है 10 की पावर -9, इसको बोलते हैं नैनो, ये हो गया नैनो। तो इनके लिए सिंबल भी बता देता हूं मैं। डेसी के लिए डी यूज करते हैं, सेंटी के लिए स्मॉल सी, मिली के लिए स्मॉल एम, माइक्रो के लिए ये वाला सिंबल, और नैनो के लिए स्मॉल एन यूज करते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। नैनो के बाद में आता है पीको, 10 टू द पावर -12 को बोलते हैं पीको, और पीको के लिए यूज करते हैं स्मॉल पी। 10 टू द पावर -15, -15 के लिए यूज करते हैं फर्मी, और फर्मी शब्द को हम फेम्टो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और फेम्टो को लिखते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है, फर्मी के लिए यूज करते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, फर्मी के बाद में 10 टू द पावर -18 होता है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, और येटो, फेम्टो। 10 की घात -15 को फर्मी या फेम्टो, और 10 की घात -18 को क्या बोलते हैं, येटो। तो ये हो गया येटो, या एटो भी बोलते हैं इसको, एटो, ये हो गया। इस प्रकार से हम इतने ये परिवर्तन गुणांक के रूप में माइनस वाले यूज करते हैं। ज्यादातर हमारे जो काम में आने वाले 10 की घात -15 तक ही काम में आने वाले हैं, आगे हम पढ़ सकते हैं लेकिन हमारे काम में नहीं आएंगे, क्योंकि
पूरी फिजिक्स में जैसा कि मैंने पढ़ा है अपने नॉलेज में, तो ये 15 तक ही काम में आते हैं, -15। अब प्लस में आते हैं, तो प्लस वाले सिंबल्स में कौन कौन से होंगे, यहां पे बात करते हैं 10 की घात 1। 10 की घात 1 होगी, इसको क्या बोलते हैं, डेका। क्या बोलते हैं इसको, डेका। 10 की घात 2 होगा, इसको क्या बोलते हैं, हेक्टो। हेक्टो। 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 100, और 100 को क्या बोला जाता है, हेक्टो बोला जाता है यहां पे परिवर्तन गुणांक में। 10 की घात 3 होगा, इसको क्या बोलते हैं, किलो। 10 की घात 3 को किलो शब्द यूज किया जाता है, और किलो शब्द के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, कैपिटल के यूज करते हैं। फिर 10 की घात, क्योंकि ज्यादातर ये काम में आते हैं 10 की घात 3 के बाद में काम में आते हैं, 3 से लेके ये -3 से लेके -15 वाले काम में आते हैं। उसी प्रकार 10 की घात प्लस में भी 3 से ही काम में आएंगे। 3 के बाद में इसका मल्टीपल 10 की घात 6, इसको बोलते हैं मेगा, और मेगा के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल M। 10 की घात 9, 10 की घात 9 को बोलते हैं गीगा। गीगा के लिए यूज करते हैं कैपिटल G। 10 की घात 12, 12 के लिए क्या यूज करेंगे, पेटा। 10 की घात 12 के लिए टेरा, सॉरी, 10 की घात 12 के लिए टेरा यूज करेंगे, और टेरा के लिए लिखते हैं कैपिटल T। और 10 की घात 15, 15 को बोलते हैं पेंटा, ठीक है, पेटा भी बोलते हैं, पेंटा भी बोलते हैं, इसके लिए कैपिटल P यूज करते हैं। तो 15 तक ज्यादातर काम में लिए जाते हैं, परिवर्तन गुणांक ये होते हैं। तो ये बेसिक फिजिक्स का फंडा है, इनके बिना हम आगे मतलब पढ़ेंगे, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाती है इनके साथ ही, और इनके बिना चलेंगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं फंसेंगे, और हमसे सवाल नहीं होगा, सवाल नहीं होगा तो आंसर नहीं आएंगे, आंसर नहीं आएंगे ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे, और ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। निकाल तो लेंगे क्योंकि मैथ्स हमारी अच्छी होती है, क्योंकि साइंस वाले होते हैं वो मैथ्स में थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं कैलकुलेशन, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन पे जाना ही नहीं है, हमें तो लेंदी सवाल को भी T20 फॉर्मेट में खेलना है, आई गेंद सीधा छक्का, बाउंड्री पार। तो ऐसे करने के लिए परिवर्तन गुणांक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो बेसिक फिजिक्स में कुछ फंक्शंस है वो काम में लेते हैं, जैसे सीरीज होती, सीरीज फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, इन पे किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं, अवकलज। फिर बात आती है समाकलज, समाकलन, अवकलन, फिर इसमें नति परिवर्तन बिंदु कैसे होता है, कि कोई भी ग्राफ है वो किस प्रकार से उस अपनी कर्विटी को चेंज करता है, ये अवकलन के हिसाब से हम बता पाते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, गणितीय तथ्य हैं, वो भौतिकी से ही सोल्व किए जाते हैं, इन्हीं के आधार पर ये सोल्व होते हैं। तो फिजिक्स में कुछ गणितीय फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ गणितीय तथ्य या गणितीय सूत्र हैं, उनका समावेश होता है फिजिक्स में, वो किस प्रकार से होता है। तो देखो गणित पे बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स होती है, गणित होती है, वो किस प्रकार से फिजिक्स से रिलेटेड होती है, और गणित में गणितीय फॉर्मूलों कौन कौन से ऐसे गणितीय फॉर्मूले जिनका यूज फिजिक्स में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणित में बीजगणित पर, ठीक है, अर्थमेटिक पर, ये होती है बीजगणित, और बीजगणितीय फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे फिजिक्स में, क्योंकि बीजगणित को सोल्व करना इतना भी आसान नहीं होता है, बीजगणितीय फॉर्मूलों का कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज होता है। इसके बाद में आती है बीजगणित के बाद में आती है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होती है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज बिल्कुल होगा यहाँ पे, बेसिक फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, और बेसिक फिजिक्स को पढ़ेंगे तो क्योंकि बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें नेवी एयरफोर्स यहाँ पे, तो एक आधा क्वेश्चन डल जाता है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जैसे नीट की बात करते हैं, जेई की बात करते हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से श्योर बन जाता है एक आधा। फिर इसके बाद में जो तीसरी गणित आती है वो कौन सी आती है, इसमें अवकलन गणित, अवकलज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अवकलज के बिना फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक डेरिवेशन, हर एक चैप्टर में अवकलज का यूज होगा। अवकलन और समाकलन कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड है, ये हम कह सकते हैं कि अगर फिजिक्स को हमें पढ़ना है, खाने को टेस्ट करना है, तो खाने के अंदर अगर नमक और मिर्च नहीं होंगे तो उसका स्वाद नहीं आता है। वैसे ये अवकलन और समाकलन है, वो फिजिक्स में नमक मिर्च का काम करते हैं, चटपटा बनाते हैं इसको, तो उसी हिसाब से ये तीन होगी। इसके बाद में आता है समाकलन, समाकलन भी इसका एक पार्ट होता है, क्योंकि गणितीय ये यूज होता है, समाकलन हम करते हैं, गणितीय तथ्य फॉर्मूला इनका यूज फिजिक्स में आएगा। इसके बाद में एक लास्ट आता है निर्देशांक ज्यामिति, इसके बिना भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये निर्देशांक ज्यामिति ज्यादातर कहां पे काम में आती है फिजिक्स में, जहां पर बात आती है ग्राफिकल निरूपण की, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन। ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे, अर्थात
किसी भी क्वेश्चन को ग्राफ के आधार पे सोल्व करना हो विदाउट एनी कैलकुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि इजी टाइम मतलब कम लगे, इजी बना दे क्वेश्चन को, वो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में निर्देशांक ज्यामिति का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहां से हम ये कुछ गणितीय सूत्र, गणितीय तथ्य है जो कि फिजिक्स में काम में लेते हैं, ये उपयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इन सब के एक एक को हम डिटेल से देखेंगे कि बीजगणितीय कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में काम में लिए जाते हैं। तो बीजगणित ये के बारे में बात करते हैं। तो बीजगणितीय सूत्र कौन कौन से होते हैं, ज्यादा नहीं है ये, हम नॉर्मल जो मेन बेसिकली काम में आने वाले सूत्र उन पे बात करेंगे। बीजगणितीय सूत्र में बात करें तो सबसे पहला आता है a + b का होल स्क्वायर। सबको पता है क्योंकि 9th 10th क्लास में आप पढ़ के आते हो। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये होता है a² + b² + में 2ab। क्लियर है, ठीक है, ये बहुत इजी है, आराम से पता है आपको। लेकिन फिजिक्स में अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंस गई इस टाइप में, तो क्या इसको हम इस फॉर्म में बना लेंगे? सीधा सीधा तो कोई हमें देगा नहीं, क्योंकि हमें काजू की बर्फी बना के दे दी और हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं माइनस की बात करूं तो सेकंड फॉर्मूला होता है, वो होता है a - b का होल स्क्वायर, वो भी सेम a² + b² - 2ab। बहुत इजी है, आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये आती है कि अगर हमें a - b की फॉर्म दे रखी है और हमें तुलना करनी है वो a + b से करनी है, तो क्या इसको a + b में बना सकते हो? ये है मेन, क्योंकि फिजिक्स में इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो क्या करेंगे, a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको अगर हम खोलते हैं तो ये इस प्रकार से बनेगा। अब हमें इसको a + b में बनाना है, और a + b में बनाने के लिए हमें साफ साफ पता है कि a + b की होल स्क्वायर होती है a² + b² + 2ab, जबकि यहां पे क्या है -2ab है। तो इस माइनस को प्लस कैसे बनाएं? तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2ab जोड़ देते हैं और 2ab घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके देखते हैं, यहां पे मैं 2ab जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, a² + b² + 2ab मैंने जोड़ दिया और -2ab यहां से घटा दिया, और ये माइनस का 2ab पहले से था। देखो ये तो पहले से है और प्लस का 2ab मैंने जोड़ दिया और प्लस का 2ab मैंने घटा दिया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये बन गया अब a + b की होल स्क्वायर, और ये -2ab क्या हो गया, -4ab। तो यहां से क्या बन जाएगा, a + b की होल स्क्वायर माइनस में 4ab, और किसके इक्वल हो गया ये, a - b की होल स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया ना। इस प्रकार से हमने चेंज कर लिया, -4ab को इधर ले आओ, प्लस में 4ab हो गया, तो a - b की होल स्क्वायर और a + b की होल स्क्वायर में रिलेशन बन गया। तो इस प्रकार से हम रिलेशन बना सकते हैं, और यही फिजिक्स में इनका यूज होता है। डायरेक्ट हमें कोई नहीं पूछता, सिंपल अरे सिंपल पढ़ना होता तो हम मैथ्स में ही पढ़ लेते, 10th क्लास में ही पढ़ के आए, तो वहां पे सिंपल यूज होते हैं। लेकिन यहां पे फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। इस बात को हमें माइंड में लेके चलना है कि कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन किसी भी चैप्टर में, किसी भी डेरिवेशन में बन सकता है, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है। ज्यादातर मैकेनिक्स में बनते हैं ऐसे फंसाने वाले। तो इसके बाद में अगला चलते हैं, तो तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है a - b एंड a + b, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, a - b एंड a + b, किसके इक्वल होगा ये, a² - b²। उल्टा भी लिख सकते हैं, a² - b² क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a + b a - b, ठीक है। अगर मान लो हमें बीजगणित में चौथा दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दे रखी है, तो द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। जैसे द्विघात समीकरण में ये दे रखी है ax² प्लस में bx प्लस में c, और ये किसके इक्वल दे रखी है, 0 के इक्वल दे रखी है। तो इस द्विघात समीकरण को हम सोल्व कर सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/ 2a। इसके आधार पे हम सोल्व करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए। अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो हम इस मेथड से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 हल निकाल सकते हैं। अगर समीकरण 3 घात की है तो 3 हल होंगे, 2 घात की है तो 2 हल होंगे, और सिंगल घात की है तो 1 हल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम बीजगणितीय फॉर्मूले यूज करते हैं। तो ये हो गया बीजगणितीय सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे आज के लेक्चर में हम इन्हीं पे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं
इसके बारे में बताऊंगा। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, किस प्रकार के इनके यूजेस होते हैं, कैसे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो त्रिकोणमितीय फंक्शन के न्यूमेरिकल विद कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसके साथ लूंगा मैं, बीजगणितीय सूत्रों के साथ, कि त्रिकोणमितीय फंक्शन के न्यूमेरिकल्स को अगर बीजगणितीय सूत्रों से मिला दिए जाएं तो क्या आंसर निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये यहां पे कॉम्बिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिर अवकलन समाकलन के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और आगे जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम निर्देशांक ज्यामिति और ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसिक फिजिक्स के इंट्रोडक्टरी जो वीडियोज है वो हमारे 2-3 लेक्चर पक्का होने हैं, क्योंकि जब तक हम इसको डिटेल से नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि ये चीजें हम सीखें फिजिक्स में। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे, सरल रेखा का ग्राफ कैसे बनेगा, परवलय का ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम इक्वेशन को देखकर ग्राफ की कर्विटी किधर लेनी है, प्लस अक्स में लेनी है, माइनस अक्स में, प्लस वाई में, माइनस वाई में, ये सब चीजें यहीं से सीखेंगे, बेसिक पार्ट है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।